हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और यस, आप लोगों ने अभी तक नोटिस कर ही लिया होगा कि सेटअप वीडियो का थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। वो इसीलिए बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम से मैं ट्राई कर रहा था फेस कैम वाले वीडियोस लाने का या फिर सेटअप कुछ डिफरेंट करने का। तो अभी भी ये चीज़ पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, बट ओवर द टाइम ये चीज़ हो जाएगी। तो तब तक के लिए अभी हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो अगर चलें फर्स्ट अपडेट पर, तो फर्स्ट अपडेट है बिग रैमी की। तो गाइस, बिग रैमी के बारे में आप लोग जानते हो 2023 के आर्नोल्ड क्लासिक के बाद से बिग रैमी एक तरह से पूरी तरह से डिसअपियर हो गए थे। ना ही हमें कोई पॉडकास्ट अटेंड करते हुए दिख रहे थे, ना ही उनकी फिजिक अपडेट और ना ही कोई ट्रेनिंग वीडियो। बट अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाइस, बिग रैमी इज बैक। क्योंकि पिछले महीने हमने एक जो अपडेट्स कवर करी थी उनके अंदर हमने कवर करा था बिग रैमी की फिजिक अपडेट। अब वो प्रॉपर फिजिक अपडेट्स तो नहीं थी, बट जो भी थी वही शेयर करी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिग रैमी इज एक्टिवेटेड नाउ, क्योंकि उसके बाद बिग रैमी हमें पॉडकास्ट अटेंड करते हुए भी दिख रहे हैं। और साथ ही बिग रैमी के ट्रेनिंग वीडियोस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ट्रेनिंग वीडियोस भी आने स्टार्ट हो गए हैं। और गाइस, अब मैं आपको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा बिग रैमी से रिलेटेड, और वो ये गाइस कि डेनिस जेम्स बिग रैमी के जो अर्लियर कोच थे, अर्लियर कोच मैंने क्यों बोला, इसके पीछे एक रीज़न है कि अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट हुआ था डेव पोलम्बो और क्रिस असीतो जिसमें अवेलेबल थे। क्रिस असीतो से वहाँ पर डेव पोलम्बो ने पूछा कि अगर तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा बिग रैमी को ट्रेन करने का, तो क्या तुम उसे दोबारा ग्रैब करोगे? क्या तुम बिग रैमी को दोबारा ट्रेन करना पसंद करोगे? तो इसके आंसर में क्रिस असीतो ने कहा कि यस, डेफिनेटली। बट इस पॉडकास्ट में जो चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि क्रिस असीतो का बॉडी लैंग्वेज इस आंसर को देते हुए बिल्कुल ही चेंज हो गया, एज इफ ही वॉज हाइडिंग समथिंग। अब आपको लग रहा होगा मैं ओवर एक्सेजरेट कर रहा हूँ। बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे सोर्सेज से ये र्यूमर आ रहा है, ये बात उठकर आ रही है कि बिग रैमी को क्रिस असीतो दोबारा से ट्रेन करने लगे। अब दोबारा से क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज गाइस, बिग रैमी के करियर में उनको कई सारे डिफरेंट कोचेस ने ट्रेन करा। ऐसा नहीं रहा है कि वो एक ही कोच के साथ बार बार ट्रेन होते रहे हो या हर साल ट्रेन हुए हों। बीच में 2017 से 2018 का पीरियड जो था उसमें बिग रैमी को क्रिस असीतो ने ट्रेन करा है। तो ये दोबारा वाला पीरियड हो सकता है एक बार फिर से, इसीलिए गाइस इस बात को लेकर आया जा रहा है। बट एक कंसर्न जो रेस होता है इस बात से वो ये गाइस कि क्रिस असीतो के साथ एज अ पैकेज हमेशा हमें दिखते हैं साइको फिटनेस लुइस या साइको लुइस फिटनेस, जो भी उनका नाम है। तो ये एज अ पैकेज ही आते हैं। शॉन रोडन को भी उन्होंने साथ में ट्रेन करा, एंड्रू जैक को भी, और एक क्लासिक फिजिक कंपेटिटर को भी। इससे पहले भी ये कई सारे वो कर चुके हैं, बट ये ज़्यादा नोन है तो इनके नाम मैंने इसलिए ले लिए। बाकी एक जो कंसर्न जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि जब भी ये दोनों साथ में आते हैं, आप देखते हो एंड्रू जैक तो अभी हेल्थ फेज से किसी गुजर रहे हैं, पता नहीं वो क्या चीज़ है। बट शॉन रोडन ही डाइड। उसके बाद एक क्लासिक फिजिक डिवीजन के एथलीट भी थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। वो भी काफ़ी नोन थे, उनका नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी इसके अलावा भी और कई सारे एथलीट्स ऐसे थे जो इनके अंडर, इनकी गाइडेंस में ट्रेन हो रहे थे, इनके न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे। उसके बाद उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ आए। तो यही चीज़ है गाइस, हम नहीं चाहते बिग रैमी के साथ भी ऐसा हो। बाकी अगर देखा जाए तो इस चीज़ में 50% चीज़ें अच्छी हैं और 50% बुरी जो चीज़ है वो यही है गाइस, हेल्थ कंसर्न वाली चीज़। लेकिन अच्छी जो चीज़ है, मुझे लग रहा है कि पहले जो ट्रेनर थे बिग रैमी के, उन्होंने काफ़ी ट्राई करा कि बिग रैमी के साथ चीज़ें सही हों, मतलब उनके साथ प्रोटोकॉल भी डिफरेंट करे, चेंजेस लाने की कोशिश करी, बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। तो अगर वो चीज़ें वर्क नहीं करी, आई थिंक एक डिफरेंट अप्रोच, एक डिफरेंट तरीका अगर फॉलो करा जाए, एक डिफरेंट कोच के साथ वर्क करा जाए, तो आई थिंक कुछ नया एक निकल कर आ सकता है। चीज़ों को ट्रिगर करने में, चीज़ों को फॉलो करने में एक दूसरी अप्रोच फॉलो करी जाए तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू वर्क। मतलब ट्राई करने में कोई हर्ट तो है नहीं, राइट? तो एनीवेज अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पर, तो नेक्स्ट अपडेट अबाउट नेक्स्टज़िला। एक बहुत ही बैड न्यूज़ है मेरे पास यहाँ पर, और वो ये गाइस कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब एंड्रू जैक तो कम्पीट कर नहीं रहा आर्नोल्ड क्लासिक में। तो एंड्रू जैक के ना होने की वजह से नेक्स्टज़िला, राफेल ब्रांडो और जेम्स हॉलिंगसेट, इनके अंदर एक बैटल हमें देखने को मिलेगी और हो सकता है थर्ड प्लेस पर नेक्स्टज़िला प्लेस हो जाए। बट जो बैड न्यूज़ है वो ये कि वीज़ा इशूज़ दोबारा एक ऐसा कंसर्न बनते जा रहे हैं, दोबारा एक ऐसा इशू बनते जा रहे हैं जिसकी वजह से एथलीट्स कंपीट करना चाहते हुए भी, प्रिपेयर करते हुए भी कंपीट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर गाइज हमें यही पता लगा है कि नेक्स्टज़िला के साथ वीज़ा इशूज़ आ रहे हैं और इस वजह से उन्हें आर्नोल्ड क्लासिक से पुल आउट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्रिस कॉर्मियर का एक पॉडकास्ट हुआ था जहाँ पर उनसे पूछा गया, तो उन्होंने इस बारे में यही जवाब दिया कि वीज़ा लेने में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ फेस हो रही हैं और इस वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अब अभी तक उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा है, बिकॉज अभी बहुत टाइम, आई थिंक 6 वीक्स है आर्नोल्ड क्लासिक में। वो ट्राई करना है अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स, बट ऐसा कुछ पॉसिबल लग नहीं रहा है। और ये चीज़ गाइस कई बार होती है कि हमें जो लिस्ट अनाउंस होती है उसमें काफ़ी अच्छे कंपेटिटर्स होते हैं, एक हाइप क्रिएट हो जाती है उस शो के लिए। बट हमने मिस्टर ओलंपिया में भी देखा और अब आर्नोल्ड क्लासिक में भी देख रहे हैं, एक के बाद एक कंपेटिटर्स बैकआउट करते जा रहे हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे किसी भी रीज़न से उन्हें पुल आउट करना पड़ रहा हो। बट ये हो रहा है, हमें वैसी लिस्ट नहीं मिल पा रही जैसे हमें प्रोवाइड करी जाती है स्टार्टिंग में जब शो अनाउंस होता है। एनीवेज आर्नोल्ड क्लासिक यूके के लिए तो ये लोग अभी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, बिकॉज वहाँ का इनके पास वीज़ा भी अवेलेबल है नेक्स्टज़िला के पास, तो वहाँ पर ये हो सकता है कम्पीट करें। बल्कि काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकता है वाली बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यूके में कि हमें कम्पीट करते हुए दिख ही जाएंगे।
बट मेरा क्वेश्चन गाइस ये है कि आईएफबीबी ऐसा कुछ क्यों नहीं करता कि एथलीट्स को वो स्पॉन्सर करे वीज़ा अपनी तरफ से, मतलब कुछ एक प्रोटोकॉल लाया जाए, कुछ एक मिल के बात करी जाए, आई डोंट नो, क्योंकि ये करने की बहुत ज़रूरत है गाइस। बहुत अच्छे एथलीट्स प्रिपेयर करते हुए भी और कई बार तो क्वालिफाई होते हुए भी मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं कर पाते, तो दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग और एथलीट्स के लिए भी अच्छा नहीं जाता, बिकॉज उनके पास एक्सपोजर के लिए ऐसे बड़े बड़े शोज़ ही होते हैं जहाँ पे वो नाम कर सकते हैं, बड़े एथलीट्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं। अब ये टॉप के एथलीट्स हर एक शो में तो कम्पीट करने नहीं वाले, राइट। एनीवेज अगर चले नेक्स्टजिला की अपडेट के ऊपर, तो नेक्स्टजिला की जो लास्ट अपडेट्स उन्होंने शेयर करी थी, मैन एवरीबडी वाज वेरी हाइप्ड अप और एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड कि नेक्स्टजिला आई थिंक ऐसे फर्स्ट बॉडी बिल्डर होंगे जिनको लोग ये बोलेंगे कि भाई साहब आप लेग डे स्किप करो। मतलब अभी तक तो लोग ये बोलते हैं कि आप लेग डे स्किप करते हो, भाई लेग को ट्रेन करो, बट इनके साथ तो एक दूसरा सिनेरियो है। और लेग्स में गाइस पूरे ओवरऑल लेग्स, बिकॉज आप देख सकते हो काव्स, हाउ स्ट्रॉन्ग हिज काव्स आर, इतनी ज़्यादा मैसिव, इतनी ज़्यादा आयरॉनिक लग रही है इनकी काव्स, मतलब अमेजिंग लेवल ऑफ लोअर बॉडी। अपर बॉडी को जस्ट थोड़ा सा कैचअप करना पड़ेगा, बट मुझे ये लगता है क्योंकि ही इज़ वेरी यंग, अभी बहुत कम एज है इनकी, उसी हिसाब से जिस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। बाकी क्रिस कॉर्मियर के साथ ये ट्रेन कर रहे हैं, तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी अप्रोच से अपने एथलीट्स को ट्रेन करते हैं, हर चीज़ अच्छे से फॉलो करवाते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ तक कि इन्होंने कैप्शन में ये तक बोला है कि आप जो देख रहे हो ये 30% है मेरी फिजिक का, मतलब 70% अभी इसको मुझे और इम्प्रूव करना है, इसमें और चेंजेस करने हैं। तो वही एंड्रू जैक वाली बात लग रही है मुझे यहाँ पर तो ये, लेकिन एनीवेज अभी देखना बाकी है और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स ये कर सकते हैं। ओवर द टाइम मैच्योरिटी भी आती रहेगी, कंडीशन भी इनकी काफ़ी अच्छी हम देख चुके हैं लास्ट शो में, तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो है, लेकिन एथलीट बहुत धमाकेदार है। देखते हैं अब आर्नो क्लासिक यूके में ही ये कैसे दिखते हैं, और हो सकता है इनको वीज़ा अप्रूव हो जाए, किसी तरीके से कुछ मैजिक हो जाए तो हमें ओहायो में भी देखने को ही मिल जाए, बट प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ही कम है इस चीज़ की। उसके बाद बात करते हैं गुडविटो की, और गुडविटो गाइस इस वक्त फुल ऑन प्रेप मोड में है। इस वक्त आर्नो क्लासिक ब्राज़ील की वो प्रेप कर रहे हैं जो कि अप्रैल में होने वाला है, और वहाँ पर उनका मुकाबला है रफायल ब्रांडो से, साथ में बहरूस तबानी से। बहरूस तबानी जो कि अपना टाइटल डिफेंड करेंगे यहाँ आर्नो क्लासिक ब्राज़ील का, तो वहाँ पे उनको वीज़ा का भी ऐसा कोई इशू नहीं आता है। तो यहाँ पर एक धमाकेदार बैटल हमें देखने को मिलने वाली है। आपको ये भी बता दूँ गुडविटो की जो सर्जरी हुई थी काफ़ी अच्छी हो गई है, उनको हर्निया का इशू अब जो हो गया था वो फिक्स हो गया है। साथ में क्रिस असीतो के साथ वो ट्रेन कर रहे हैं, तो क्रिस असीतो तो मैन हर जगह पे जैसे छाए हुए हैं, हर किसी एथलीट के साथ उनका नाम कहीं ना कहीं आ ही जाता है। किसी को वो पास्ट में ट्रेन कर चुके होते हैं, किसी को प्रेजेंट में ट्रेन कर रहे हैं, किसी को फ्यूचर में ट्रेन करने के र्यूमर्स आ रहे हैं, तो देख लो कितना डिमांड में है वो। बाकी गुडविटो का ये पोज जैसे फ्रंट डबल बाइसेप हो गया, फ्रंट लेट स्प्रेड हो गया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजेज हैं, बट उसके साथ में गुडविटो के पोजेज के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज इनके साथ इतनी ज़्यादा एडिटिंग वाली चीज़ आती है ना। कई बार तो ये एक्सपोज हुए हैं पूरी तरीके से अपनी पिक्स को फिल्टर करने के लिए, एडिट करने के लिए, और यहाँ पर भी आप इनका स्टमक देखोगे तो मैन इतनी टाइनी वेस्ट तो मुझे इनकी नहीं लगती जितनी ये इस पिक में लग रही है। बाकी स्टेज पे पता लगा है, लेकिन हाँ लोग अभी इस वक्त सीरियस नहीं ले रहे हैं। इनकी तरफ जो हाइप थी वो सारी डाई डाउन हो गई है, और उसके पीछे रीज़न यही है कि 2022 में जब ये प्रो बन गए थे उसके बाद से इन्होंने कम्पीट नहीं करा, कभी किसी रीज़न से, कभी कोई रीज़न देकर ये बैकआउट करते ही रहे। तो लेकिन एनीवेज जब ये कम्पीट करेंगे, इन्होंने एक बार भी अच्छा परफॉर्म कर दिया तो वो हाइप दोबारा से वापस आ जाएगी, लोग फिर से एक्साइटेड हो जाएंगे। और यही होता है, आप एक बार परफॉर्म करोगे लोग एक्साइटेड हो ही जाएंगे। और अगर आप बैक टू बैक इस तरह से एक्सपोज होते जाओगे, या फिर अपनी पिक्स को फिल्टर करते हुए दिखोगे, या फिर आप कंपीट नहीं करोगे, बैकआउट कर दोगे, पहले बोलोगे यहाँ कंपीट करना है, वीज़ा नहीं मिला, फिर दूसरी जगह कंपीट करने बोलोगे, फिर आप पूरी तरह से डिसअपियर हो जाओगे, आप कोई रीजनिंग भी नहीं दोगे कि मैंने कंपीट क्यों नहीं करा, तो वो चीज़ लोगों को समझ नहीं आएगी गाइस। बाकी गुडविटो के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इनके पास जितनी मसल मास है, इनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑफ सीज़न की रिक्वायरमेंट हो, थोड़ा सा भी इनको ऑफ सीज़न की रिक्वायरमेंट नहीं लगती। यस इनको बैक इंप्रूव करनी है, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इनको ऑफ सीज़न ऐसा कोई प्रॉपर 8-10 महीने का लेना पड़ेगा जिससे मसल मास ऐड करें। आर्म्स, बाइसेप, चेस्ट वगैरह आप सब देख सकते हो, बहुत अच्छी मसल मास ये साइज़ कैरी करते हैं। और अगर ये कम्पीट करते रहे तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। नेक्स्टजिला, गुडविटो और कार्लोस थॉमस जूनियर, इन तीनों की क्वाड्स आप जानते हो कितनी अमेजिंग हो, तीनों ही मास मॉन्स्टर्स हैं आज के टाइम के। देखने के लिए एक साल स्टेज पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं गाइस हमें कब देखने को मिलेगा, बट हो सकता है इस साल ये कम्पीट करें और तीनों क्वालिफाई हो जाएं मिस्टर ओलंपिया के लिए। अगर ऐसा हो गया तो मैन दैट विल बी इनक्रेडिबल। बाकी अभी तो आप ये देख लो गुडविटो की एक 2017 की पिक और अभी की पिक, तो आप खुद देख सकते हो। ऐसा लग रहा है कि गुडविटो ने खा लिया अपने पुराने वर्जन को, इतने ज़्यादा मैसिव ये हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स लग रहा है यहाँ पर ये पहले के कंपैरिजन में। तो वही है गाइस, आपको पता है क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल यूज़ करनी पड़ती है, बट एनीवेज उसके साथ में भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। ये सारी चीज़ें मिलकर तभी ऐसी चीज़ें हो पाती हैं, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस हो पाते हैं।
उसके बाद बात करते हैं आप सबके फेवरेट रामोन डिनो के बारे में। और मुझे नहीं पता मैन ये क्या करके मानेंगे, आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स टू डू। मतलब ये प्रोग्रेस अभी आनो क्लासिक में 6 वीक से ज़्यादा हैं और इनकी प्रोग्रेस देखो आप, किस कदर वैस्कुलर ये हो रहे हैं, किस कदर मैसिव ये लग रहे हैं। शोल्डर्स पे देखो साइड डेल्ट्स किस कदर इनके राउंडर हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे रग्बी के एथलीट्स के होते हैं। पूरी तरह से स्केड्यूल पे हैं या फिर उससे भी आगे हैं, लुकिंग फुलर, राउंडर और बहुत ही ज़्यादा ग्रेनियर ओवर द टाइम। और अगर आपको लगता है लास्ट ईयर रामोन डिनो और क्रिस बमस्टेड के बीच में ये मुकाबला काफ़ी क्लोज था, तो वेट फॉर दिस ईयर बिकॉज इस साल ये और भी ज़्यादा क्लोजर होगा गाइस। जिस तरह से रामोन डिनो कैचअप करते जा रहे हैं, तो अब देखना तो ये है कि क्या पहले होता है, क्या क्रिस बमस्टेड रिटायर हो जाते हैं या फिर रामोन डिनो उन्हें बीट करते हैं। दोनों में से एक चीज़ तो होगी, लेकिन कब क्या पहले होगा ये तो अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ गाइस, ये स्टोरी थोड़ी मुझे ऐसी लग रही है कछुआ और खरगोश वाली, जहाँ पर खरगोश आप मान लो क्रिस बमस्टेड को, जो कि ऑलरेडी जेनेटिकली क्लासिक बहुत ज़्यादा है, बहुत सुपीरियर हैं, मसल मैच्योरिटी इंसेन लेवल की कैरी करते हैं, बट उसके साथ में अभी देखो वो रिलैक्स मोड पर हैं। वो लास्ट में बहुत हैवी ट्रेन करते हैं, बहुत अच्छे से उनकी फिजिक कैचअप कर लेती है। लेकिन रामोन डिनो वहीं आप देखोगे तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। वो कोई ऑफ सीजन नहीं गए, वो कोई वेकेशन पे नहीं गए, अभी से ही वो ट्रेन कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आप सोचो, बाकी जिस तरह से क्रिस बमस्टेड ने दूसरे एथलीट से एक डिस्टेंस क्रिएट करा है, एक बहुत ज़्यादा गैप बना लिया है, उसी तरह से रामोन डिनो भी अब बाकी दूसरे एथलीट से एक गैप बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा। क्योंकि ब्रियॉन एशली हो गए, उर्स केल्सिंस्की हो गए, माइकल डबूल हो गए, कोई भी आसपास नहीं है रामोन डिनो के इस वर्जन के। और अगर टेरेंस रफिन की बात करें तो गाइस, टेरेंस रफिन आप सबको पता है क्लासिक डिवीजन से वो फर्स्ट एथलीट हैं जिन्होंने 2 टाइटल्स जीते हैं आर्नो क्लासिक के। बट अब रामोन डिनो भी उसी लाइन में चल रहे हैं, क्योंकि इस बार वो दोनों आर्नो क्लासिक में कम्पीट करने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता उनका कोई भी बीट करने वाला है, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही ज़्यादा ऑफ आ जाएं या फिर वो कम्पीट ही ना करें। नहीं तो उसके अलावा मुझे लग रहा है अब 3 टाइटल्स हो जाएंगे रामोन डिनो के पास आर्नो क्लासिक के। और अगर मैं बताऊं टेरेंस के पास, तो टेरेंस के पास काफ़ी रूम है इंप्रूवमेंट्स करने का। अभी काफ़ी ज़्यादा मसल मास ऐड कर सकते हैं, वेट कैप से भी इनको थोड़ा बहुत अलाउड है, बिकॉज लास्ट टाइम भी ये थोड़ा वेट कैप अपना बचा के रखा था। बट इनकी अप्रोच है बिट बाई बिट, स्लोली ये मसल मास ऐड करें, थोड़ा सा भी अपनी वेस्ट को ख़राब ना करें, अपने क्लासिक लुक को ख़राब ना करें। साथ ही जहाँ पर मसल चाहिए, जहाँ पर इनको इंप्रूवमेंट्स करनी है, सिर्फ वहीं पर इंप्रूवमेंट करें, वहीं पर मसल मास ऐड करें। तो ओवर द टाइम ये स्लोली करते रहेंगे। और इस बार इनको कम्पीट करने का अब कोई खतरा तो है नहीं, इनको अब कम्पीट नहीं करना। इंडिया में आकर भी ये शो जीत गए थे, उससे पहले एक और शो में कम्पीट करके जीत गए थे, तो अर्ली क्वालिफिकेशन ये ऑलरेडी पा ही चुके हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ इनको इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। बट जितनी इंप्रूवमेंट्स इन्होंने 2022 से 2023 के बीच में करी थी, और उसके बाद भी सिर्फ एक प्लेस ही अब कर पाए 6 से 5 तक, तो आप सोच लो कंपटीशन किस लेवल का हो गया है। टेरेंस रफिन कुछ भी लैक नहीं करते गाइस, बहुत ही ज़्यादा क्लासिक स्ट्रक्चर है, बहुत ही अमेजिंग नेक्स्ट लेवल पोजिंग है, जिसको कोई मैच नहीं कर सकता स्टेज पर। बट अभी देखते हैं आगे क्या होता है। एनीवेज, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अपडेट्स और भी हैं, बाकी दूसरे वीडियो में मैं कवर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय बाय।